नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आप जो आपका हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGBT PRT वाला जो आगे जून में होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर आप CET वाला जो एग्जाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें हमने सबसे पहले जो आपके हरियाणा GK वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लिया है, और इसके बाद में अन्य जो सब्जेक्ट होगा इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे और व्याख्या के साथ ज्यादा विस्तारपूर्वक हम यहाँ पर करने वाले हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, तो HPSC के द्वारा नई जो वैकेंसी है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और कौन सी भर्ती है, कितनी पोस्ट है, सभी कुछ डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी। तो उसमें जाकर आप वैकेंसी डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा का गठन हुआ था? 8 नवंबर 1965, 66, 4 अप्रैल या 1 अगस्त 1967। तो हरियाणा का गठन हुआ था, तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है 18 सितंबर 1966 को। आपने 1 नवंबर 1966 सुना होगा, तो ये हरियाणा राज्य का गठन जो है 18 सितंबर 1966 को हुआ था। तो 18 सितंबर 1966 को भारत सरकार ने पंजाब पुनः गठन जो एक्ट था वो पारित किया था, और इसके लंबे संघर्ष के बाद 18वां जो संविधान संशोधन था 1966 का, इसके तहत फिर 1 नवंबर 1966 को भारत को जो 17वां राज्य के रूप में घोषित किया गया था हरियाणा। तो भारत के 17वें राज्य हरियाणा के रूप में इसका गठन हुआ था, और पंजाब से अलग होकर जो हरियाणा ये बना था, और भाषा के आधार पर ये अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस समिति की रिपोर्ट पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो ये जो समिति बतानी है आपने यहाँ पर, पटियाला संसद सरदार हुकम सिंह या दयानंद गुप्ता समिति। तो कौन सी थी ये? तो ये थी सरदार हुकम सिंह समिति। 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह, इनके नाम पर भी है, नाम ये इनके ऊपर ये समिति है, तो इसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करते हुए एक संसदीय समिति का गठन किया था। फिर मार्च 1966 में सरदार हुकम सिंह की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग जो है इसका गठन किया था। फिर 18 सितंबर 1966 को भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट जो है वो पारित किया था। तो ये समिति आप याद रखिएगा, तो सरदार हुकम सिंह समिति थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य की राजधानी। तो पंजाब और हरियाणा इन दोनों की जो राजधानी है वो एक ही है, तो चंडीगढ़ जो यहाँ पर इसमें हो जाएगा। तो 1 नवंबर 1966 को जब ये अलग हुआ था पंजाब से, तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा जो राज्य है इसकी संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, चंडीगढ़ शहर के जो वास्तुकार थे, ली कार्बूजियर, हर्बर्ट बेकर लुटियंस या डॉक्टर MS रंधावा। तो चंडीगढ़ शहर के जो वास्तुकार है ये कौन थे? और ये थे ली कार्बूजियर, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो शिवालिक जो पहाड़ियों की तलहटी में बसे चंडीगढ़ की संरचना फ्रांसीसी वास्तुकार है ली कार्बूजियर, तो इन्होंने की थी ये आप इसमें याद रखिएगा। और कब की थी ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो ये 1952 में की थी, 1952 में। ली कार्बूजियर वैसे तो अगर हम वास्तव में देखें असल रूप में, तो चंडीगढ़ के दूसरे नंबर के वास्तुकार माने गए हैं, क्योंकि चंडीगढ़ का जो मूल प्लान जो है मास्टर प्लान वो अमेरिका के वास्तुकार थे नियोजक अल्बर्ट मेयर, इन्होंने बनाया था जब वे पोलैंड में जन्मे वास्तुकार मैथ्यू नोविकी के संग कार्य करते थे। फिर 1950 में नोविकी की अचानक मृत्यु के चलते कार्बूजियर को परियोजना में स्थान मिला था। वैसे पहले स्थान पर तो ये थे, काम तो इन्होंने शुरू किया था, लेकिन बीच में मृत्यु हो गई,
तो इसलिए सारा जो इसका श्रेय फिर ये इन्हें ही दिया जाता है, जो ली कार्बूजियर जो है इनको। तो ली कार्बूजियर ने वर्ष 1957 में जो इसका जो नक्शा वगैरह जो था वो प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा का जो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार है, इनमें कितना है अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये माना गया 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। इस अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत है। तो ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 21वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह हरियाणा का 21वां बड़ा राज्य है। इसका देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य दिल्ली की तरफ से घिरा हुआ है, पश्चिम को छोड़कर, पूर्व, उत्तर या दक्षिण को छोड़कर। हरियाणा राज्य दिल्ली की तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन आएगा हमारा ये तो वैसे तो ये पूर्व है, तो बी वाला इसमें सही होगा। अगर घेरे हुए नहीं आता तब होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम पूर्व कर लेते हैं इसमें पूर्व, क्योंकि हरियाणा जो प्रदेश है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पंजाब के मैदान के दक्षिण भाग में 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 27.8 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36.5 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। और निकटतम राज्यों की स्थिति के अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे उत्तर पश्चिम में इसमें पंजाब चंडीगढ़ हो जाएगा, उत्तर है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, पूर्व में उत्तर प्रदेश दिल्ली उत्तराखंड हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किस तरीके से जा घेरे हुए हैं तो उसके लिए हम मैप या उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम मैप जो इस पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर अब आप इसमें देख सकते हैं जैसे ये है नॉर्थ, तो क्योंकि ये वाली साइड है इस तरीके से होता है मैप भी, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर ये आ जाता है दिल्ली, ये दिल्ली हो गया, तो ये वाली साइड हो गई, तो नॉर्थ साउथ ये ईस्ट वेस्ट। तो ये वाली जो साइड है ये यहाँ पर नहीं है घेरे हुए, तो इसका आंसर जो यहाँ पर ये इसका हो जाता है पूर्व वाली साइड में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियाँ हैं, तो बस एक जो है उसको छोड़कर। अब कौन से वाली है, गग्गर, दोहन, कोटला या फिर इंदौरी, कौन से वाली है। तो ये जो कोटला जो है इसको यहाँ पर माना गया है। तो दी गई जो नदियाँ इसमें गग्गर, दोहन, इंदौरी हरियाणा राज्य की जो है प्रमुख नदियाँ हैं, बस जो कोटला है इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य का जो देशांतरीय विस्तार कितना है। 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 54 पूर्वी देशांतर, 71 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर या 77 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो देशांतरीय विस्तार कितना है। अब देशांतरीय विस्तार जो है ये रहेगा 74 डिग्री 28 से 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य में। तो हरियाणा जो प्रदेश है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पंजाब का जो मैदान है इसके दक्षिणी भाग में 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। जबकि देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 27.8 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36.5 पूर्वी देशांतर के तक पाया जाता है। तो इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय तथा देशांतरीय सीमा में विषम कोण चतुर्भुज सदिश आकृति में ये प्रतीत होता है। तो देशांतरीय विस्तार आप याद रखेगा 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर में है।
और ये उत्तरीय है। 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश के मध्य में। अगला क्वेश्चन आ जाता है राव बहादुर का जो खिताब जो था उससे सम्मानित हुए थे। अब इनमें से कौन सम्मानित हुए राव बहादुर के सम्मान से? बंसीलाल चौधरी, देवीलाल छोटूराम, ओम प्रकाश चौटाला। तो कौन थे? तो ये थे चौधरी छोटूराम। तो सर छोटूराम थे जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो राव जो बहादुर का खिताब सर छोटूराम को ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनके सामाजिक और किसानों के हित के लिए किए गए कार्य के जो सम्मान है उसमें दिया गया था। और रहबर ए आजम व गरीबों और किसानों के मसीहा छोटूराम जो है इनका जो जन्म है ये 24 नवंबर को हुआ था। 24 नवंबर और 1881 में गढ़ी सांपला में। पिता जो है पिता का नाम था चौधरी सुखीराम। तो इनके जो पिता हैं इनका नाम था चौधरी सुखीराम। और माता जो है माता का नाम था सरला देवी। माता का क्या नाम था? माता का नाम था सरला देवी। तो पिता सुखीराम, माता सरला देवी। वास्तविक नाम क्या था इनका? वास्तविक नाम था रिचपाल। रिचपाल। तो रिचपाल इनका वास्तविक नाम था। और शादी किससे हुई थी इनकी? शादी हुई थी ज्ञानो देवी से। ज्ञानो देवी के साथ हुई थी। उस समय तो ये 10-11 साल के थे तो जब हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के मध्य में स्थित हरिदेव हरियाणा के नाम से जाने जाने वाला जो शहर है वो कौन से वाला है? जींद, रोहतक, सोनीपत या फिर करनाल। तो हरियाणा के मध्य में स्थित हरिदेव हरियाणा के नाम से जाना जाता है। तो ये जींद जो है इसको कहा जाता है। तो जींद जो है इसका नाम जयंती देवी जो इनके नाम से पड़ा था ये। तो मध्य में स्थित होने के कारण इसे हरिदेव हरियाणा कहा जाता है और जयंती देवी के नाम से इनका नाम पड़ा था। 1 नवंबर 1966 को संगरूर से अलग करके इनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला है इनमें सिरसा, रेवाड़ी, जींद या भिवानी। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला इनमें कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है यहाँ पर वैसे तो जब भिवानी होना चाहिए था तो यहाँ पर सिरसा जो है इसको माना गया है। तो दिए गए जो विकल्प है इसमें क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है। और जो तालिका में हरियाणा की जिलों का जो क्षेत्रफल अगर हम देखें वर्ग किलोमीटर में तो अभी हम देख लेते हैं। तो जैसे गुड़गांव 1258 वर्ग किलोमीटर में है, हिसार 3983 में है, जींद 2702, करनाल 2520, महेंद्रगढ़ 1899, रोहतक 1745, अम्बाला 1575 और जो भिवानी है भिवानी 4778 वर्ग किलोमीटर में है, सोनीपत 2122 में, कुरुक्षेत्र 1530, सिरसा को अगर हम देखें तो ये 4273 है। तो सबसे पहला नंबर जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो भिवानी जो है भिवानी का आता है यहाँ पर सबसे पहला। और फरीदाबाद जो है फरीदाबाद का भी अगर देखें तो ये सबसे कम है यहाँ पर। उसके बाद कैथल का है 2317। तो क्षेत्रफल के अनुसार फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो भिवानी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। तो भिवानी जो हम यहाँ पर सही आंसर इसमें कर लेते हैं। तो भिवानी जो है सही हमारा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है वैसे अगर हम देखें तो। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा हरियाणा किस तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको स्पर्श करता है तो किस तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करेगा? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो उसको तो स्पर्श नहीं करता है। तो हरियाणा जो भारत का एक भू आबाद राज्य है और जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएं उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से लगती है। पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में पंजाब के साथ अपनी सीमा को निर्धारण करता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ये स्पर्श नहीं करता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा
कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में स्थित है? अब पश्चिम साइड में कौन सा है यहाँ पर? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखें तो पश्चिम की बात है यहाँ पर, तो पश्चिम में कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जब पश्चिम की, तो पश्चिम में तो राजस्थान आता है यहाँ पर, तो राजस्थान हो जाएगा इसमें, राजस्थान। तो क्षेत्रफल हमने अभी पढ़ा ही था, तो 44,212 किलोमीटर में है, फैला हुआ है। इसके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य की सीमा लगती है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व में दिल्ली की सीमा के साथ यह लगता है। तो पश्चिम की सब पूछी गई थी यहाँ पर, पश्चिम में जो है राजस्थान है। तो जैसा कि हमने मैप में देखा था अभी, तो ये मैप में देखा था हमने, तो ये पंजाब और ये ईस्ट में उत्तर प्रदेश हो गया और ये हो गया पश्चिम में राजस्थान। तो इस प्रकार से जो इनकी सीमा यहाँ पर ये लगी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व में कौन सा है यहाँ पर? दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब कौन सा है यहाँ पर दक्षिण पूर्व में? तो दिल्ली है दक्षिण पूर्व में। तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, जबकि इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में पंजाब और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान जो है ये आ जाता है, और एक भू आवेष्टित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस जिले के निकट मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित है? अब मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो पंचकुला में आ जाएगी, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है, पंचकुला में आ जाती है मोरनी की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर एक मोरनी हिल्स है जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर मानी गई है। तो 1514 या 15 आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो पंचकुला से तो थोड़ी दूर पर है स्थित, चंडीगढ़ के पास हिल स्टेशन जो पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। और मोरनी की पहाड़ियों पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। हर्बल फॉरेस्ट पार्क मोरनी की पहाड़ियों पर प्रस्तावित है। वर्तमान में हरियाणा राज्य का विलेखागार खोली रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर चिकाड़कर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? पंचकुला में है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है इनमें कौन सा है? तो साक्षरता वाला जिला इनमें कौन सा है? तो ये गुड़गांव है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जो जिले बढ़ते क्रम में अगर हम देखें, तो साक्षरता दर वाले तो सबसे कम मेवात और उसके बाद पलवल। हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में, तो प्रतिशत के रूप में देखें तो सबसे पहले गुड़गांव है 84.70%, इसके बाद पंचकुला 81.88, उसके बाद अम्बाला 81.75 और उसके बाद फरीदाबाद 81.70। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है कौन सा है? गुड़गांव है। और ये सारे उसके बाद हैं क्रम में, पहले नंबर पे गुड़गांव, दूसरे में पंचकुला, तीसरे में अम्बाला, चौथे में फरीदाबाद। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर तो सबसे पहले नंबर पे मेवात, दूसरे पे पलवल। हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में प्रतिशत के रूप में देखें तो सबसे पहले नूहू आ जाएगा 54.08%, फिर फतेहाबाद है 57.92%, उसके बाद जो सिरसा जो है वो आ जाता है 68.82%, फिर कैथल आ जाता है 69.15%। न्यूनतम पूर्व साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में सबसे पहले नूहू आ जाएगा 69.94%, फिर सिरसा 76.43%, फिर पलवल आ जाएगा 77.18%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में, तो जैसे सबसे पहले पढ़े लिखे हमने पढ़ा था यहाँ पर गुड़गांव थे, तो सेम वही बात है गुड़गांव। तो यहाँ पर महिलाओं के बारे में है 77.60, पंचकुला में 77.50 और अम्बाला में 77.60। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर महिला साक्षरता दर है घटते क्रम में। तो इनमें सबसे जो पढ़े लिखे जो है गुड़गांव वाले माने गए हैं। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जो यहाँ पर जिला जो है वो कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है? ये फरीदाबाद को माना गया है जनसंख्या की दृष्टि से। और इसके बाद फिर हिसार, भिवानी, गुड़गांव ये आ जाते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर।
तो सबसे पहले नंबर पे फरीदाबाद, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर गुड़गांव, इस प्रकार से हो जाता है। जनसंख्या की बात करें तो 18 लाख जनसंख्या यहाँ पर मानी गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के उपनाम से जाने जाते हैं। तो ये किन्हें जाना जाता है? लाला जो मुरलीधर है, पंडित श्री राम शर्मा, पंडित नेकीराम या राधा कृष्ण वर्मा को तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब इस नाम से जाना जाता है। तो कौन है? लाला मुरलीधर। तो लाला मुरलीधर को, लाला मुरलीधर जान का जन्म हुआ था 1850 में। पलवल में एक अग्रवाल कुटुंब में हुआ था, बढ़िया थे, और वे कुशल वकील और समाज सुधारक थे। सन 1872 में अम्बाला में वकालत प्रारंभ की, किंतु बाद में वो लाहौर चले गए थे। लाला मुरलीधर जैन को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वर्ष 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार राज्य में जो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है? तो 2011 की, क्योंकि अभी तो नए आंकड़े नहीं है, तो 2011 वाली जनगणना वही चली हुई है। तो इसके अनुसार जो है यहाँ पर ये 84.1% जो इसको माना गया है। तो पुरुष साक्षरता दर तो हो गई 84.1, महिलाओं की हो गई 65.09। हरियाणा राज्य की कुल साक्षरता दर हो गई 75.60%। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, पढ़े लिखे। इसके बाद है, प्रदेश का कौन सा नगर विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस इन नामों से जाना जाता है? तो कौन सा है ये? और जो करनाल है इसको जाना जाता है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो करनाल जिला विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा और हरियाणा के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है और मिट्टी शोध संस्थान, ये सारे कहाँ पर है? ये करनाल में है। नेक्स्ट आ जाता है, राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग शामिल है? राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, अब ये इनमें कितना है? तो 34.9% यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हरियाणा राज्य की शहरी जनसंख्या है 34.9%, और हरियाणा राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इनमें से कौन सा प्रदेश उत्तर में है? अब यहाँ पर इनमें उत्तर में कौन से वाला है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश था इसमें। तो हरियाणा राज्य के जो उत्तर है इसमें हिमाचल प्रदेश है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम में पंजाब, पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और हरियाणा प्रदेश का जो विस्तार है वो विषम बहु चतुर्भुज आकृति में लगभग 30 डिग्री से 3 डिग्री अक्षांश है और देशांतरीय स्थिति में पाया जाता है। प्रदेश के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में पंजाब, चंडीगढ़, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? कौन से नंबर का है? तो ये है 17वें नंबर का। तो 17वें नंबर का है हरियाणा भारत का, और इससे पहले पंजाब का ही भाग था जिसे 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट ये कब प्रस्तुत हुई थी? 1953, 55, 56, 57 में। तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जैसी वाला हो जाएगा हमारा। तो कब हुई थी ये? 1956 में हुई थी। तो यहाँ पर जो इसमें प्रस्तुत करने की बात हुई है, तो प्रस्तुत तो ये 1955 में ही हुई थी। तो 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और राज्य के गठन को सुचारू रूप से आधार मंजूर कर लिया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने इसे पारित किया और रिपोर्ट जब 1955 में प्रस्तुत की गई थी। तो ये जो न्यायमूर्ति जो थे फजल अली,
इनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था दिसंबर 1953 में, और इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में भारत में राज्य के पुनर्गठन को संबोधित किया गया था, जिसमें जो भाषा एक प्रमुख कारक थी। तो सरकार ने कुछ संशोधन के साथ सिफारिश को मंजूरी दे दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जारी बना था, और जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। तो रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट तो ये 1955 में हुई थी प्रस्तुत, आगे बना तो फिर ये पारित तो 56 में हुआ था। तो ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला मेवात, फरीदाबाद, झज्जर या गुड़गांव है। तो जनसंख्या घनत्व पूछा गया है यहाँ पर, तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये फरीदाबाद का है। तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला वो फरीदाबाद था, 2442 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद फिर गुड़गांव था 1204 वर्ग किलोमीटर में, फिर पानीपत था 951 में। तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला वो सिरसा था। तो यहाँ पर सब सर्वाधिक पूछा गया है, तो सर्वाधिक में ये फरीदाबाद हो जाएगा इसका। तो ज़्यादा की बात है फरीदाबाद और कम की सिरसा। इसके बाद आ जाता है हरियाणा का जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला वो इनमें कौन सा है? पलवल, रेवाड़ी, पंचकुला या फिर भिवानी। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछा गया अभी यहाँ पर। तो न्यूनतम जनसंख्या कौन सी है? तो पंचकुला की है न्यूनतम जनसंख्या। तो ये भी 2011 की जो जनगणना उसी के अनुसार है। तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व वो पंचकुला का है। इसके बाद फिर सिरसा जिला, और इसके बाद फिर में जो महेंद्रगढ़ जो है वो आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में अपनी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सबसे कम है? तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में अपनी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सबसे कम है? तो सबसे कम इनमें कौन सी है? हिसार, पलवल, अम्बाला, हरियाणा। तो कौन सी है ये? तो इसमें जो है यहाँ पर देखें तो वैसे तो जो है ये अम्बाला जो है ये होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर पलवल ही जा माना गया है। तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या हरियाणा की कुल जनसंख्या में सबसे कम प्रतिशत जा पलवल का है। उसके बाद फिर पंचकुला, और उसके बाद फिर कुल जनसंख्या 11.7%, और उसके बाद है यमुनानगर जो कि 11.8% है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जो लोकसभा की सीटें हैं वो इनमें कितनी है लोकसभा की सीट? तो लोकसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 10, 15, 20, 25, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, इसमें 10 है। तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। अम्बाला आरक्षित है, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, सिरसा ये भी आरक्षित है, सोनीपत, हिसार। तो 16वीं जो लोकसभा के चुनाव थे इसमें 10वीं सीटों में से 7 बीजेपी के पास, 2 सीटें इनेलो के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। तो अब तो जाए यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। तो सिर्फ एग्जाम में आपका जाए पूछा जाएगा बस लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें। इसके बाद आ जाता है सीमा आयोग की जो स्थापना थी, इसके तहत पंजाब पुनर्गठन जो विधेयक था ये पारित हुआ था। अब पंजाब पुनर्गठन जो विधेयक था वो कब पारित हुआ था? 18 सितंबर 1966 में, 65, 64, 62 में। सीमा आयोग की स्थापना के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक, अब ये कब हुआ था पारित? तो यह किया गया था 18 सितंबर 1966 में। तो पंजाब पुनर्गठन जो अधिनियम 1966 है, जिसके द्वारा पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा राज्य में और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में बांटा गया था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, और ये जो विधेयक है 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया था, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हो गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है यहाँ पर कौन सा है? इसमें पीपल, शीशम, अमरूद, आम। तो राजकीय जो वृक्ष कौन सा है?
तो राजकीय वृक्ष की बात करें तो कौन सा है यहाँ पर, ये इसमें पीपल है, तो पीपल है राजकीय वृक्ष, पीपल है। और इसके अतिरिक्त राजकीय पक्षी जो फ्रैंकलिन जो होता है काला तितर वो वाला है। राजकीय पशु जिसमें काला हिरण हो जाएगा, ब्लैक बक कह देते हैं जिसको। और कुश्ती जो यहाँ पर राजकीय खेल है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। अब पूर्व में यहाँ पर राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो पूर्व में है यहाँ पर, पूर्व में अभी हमने देखा ही था, तो पूर्व में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में है, जबकि राजस्थान तथा गुजरात पश्चिम में, जम्मू कश्मीर उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्न जिलों की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो वो इनमें कौन सा है जिसकी सीमा किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर। तो यहाँ पर कौन सा है, और ये जो रोहतक जो है इसी को यहाँ पर माना गया है। तो हरियाणा का रोहतक जिले की सीमा भारत के किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है, जबकि भिवानी राजस्थान की सीमा से, यमुनानगर उत्तर प्रदेश तथा रेवाड़ी राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर भी हम इस मैप के माध्यम से देख लेते हैं। अब जैसे यहीं से लगा लो पंजाब से, ये पंजाब है, पंजाब से यहाँ पर किस किस की लग रही है, पंचकुला की है, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, और ये कैथल हो गया, जींद की भी है, फतेहाबाद, सिरसा। तो इन सभी की सीमा पंजाब के साथ लगती है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं इसमें राजस्थान। राजस्थान के साथ सिरसा की लग रही है, सिरसा जो है इनकी पंजाब के साथ भी है और राजस्थान के साथ भी है। इसके अलावा जो फतेहाबाद है इसकी भी पंजाब के साथ भी है और ये थोड़ा सा हिस्सा जो है राजस्थान के साथ भी है। हिसार हो गया, और फिर भिवानी भी आ जाता है। ये भिवानी के बाद अगर देखें तो यहाँ पर ये जो आपका महेंद्रगढ़ ये आ जाता है। और इसके बाद जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी आ जाता है राजस्थान के साथ, और ये नूहू, पलवल, मेवात ये भी आ जाता है। तो इनकी भी सीमा राजस्थान से लगती है। अब यहाँ पर चलते हैं पूर्व साइड में। तो पूर्व साइड में अगर हम देखें तो ये आ जाता है आपको उत्तर प्रदेश। तो यमुनानगर की लग रही है इसके साथ, करनाल की भी है, पानीपत की भी है, सोनीपत की भी है, और दिल्ली की भी है। तो दिल्ली तो अलग ही है, वैसे तो दिल्ली की भी लग रही है। और फरीदाबाद, और उसके बाद ये पलवल, और ये मेवात, मेवात का भी हिस्सा है ये वाला। तो इसकी जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है यहाँ पर। अब यहाँ पर नॉर्थ वाला भी देख लेते हैं। तो यमुनानगर, यमुनानगर की सीमा लग रही है हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा पंचकुला जो है इसकी भी है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ये आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन था यहाँ पर ये रोहतक वाला कि हरियाणा की जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो रोहतक था यहाँ पर, इसमें रोहतक वहाँ पर ये वाला है रोहतक। अब इसकी सीमा बीच में है, किसी के साथ नहीं लगती है। अगर ये पूछ लिया जाता है कि इसकी सीमा कौन कौन से जो जिले हैं उनसे लगती है, तो रोहतक को देखें तो ये सोनीपत के साथ लग रही है। यहाँ पर ये देखें तो झज्जर के साथ भी है इसकी। और इसके अलावा फिर ये दादरी जो है, चरखी दादरी, इसके साथ भी है। भिवानी के साथ भी लग रही है इसकी सीमा। हिसार के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। जींद के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। तो इन सभी के साथ रोहतक की सीमा यहाँ पर लगती है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है बस एक को छोड़कर। अब वो कौन सा है, तो सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है, बस एक है जिसकी नहीं लगती। अब वो कौन से वाला है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पंचकुला, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, तो इनकी लगती है। जबकि पंचकुला हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, तो हिमाचल के साथ लगता है।
इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? यमुनानगर, पानीपत, फरीदाबाद या फिर करनाल। तो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर है ये? NDRI करनाल में है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी, तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पर 44 तो है नहीं, ये वाला है 44,212 वर्ग किलोमीटर, तो ये वाला इसमें हो जाएगा। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.34% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा में जो स्वर्ण नगरी कहलाता है, गोल्डन सिटी, पानीपत, अंबाला, रेवाड़ी या फिर सोनीपत। तो स्वर्ण नगरी यहाँ पर कहा गया है, स्वर्ण नगरी कौन सी है? तो सोनीपत स्वर्ण नगरी, ये स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था इसको पहले प्राचीन समय में, तो यही हो जाएगा सोनीपत। तो स्वर्ण नगरी मतलब स्वर्णप्रस्थ, स्वर्ण मतलब सोना, तो गोल्डन सिटी। सोनीपत जो नाम है संस्कृत शब्द स्वर्णप्रस्थ से बना है, जिसका मतलब संस्कृत भाषा में सोने की जगह से दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है युद्ध भूमि धर्म क्षेत्र, ये संबंधित है। अब युद्ध भूमि के नाम से किसे जाना गया है? तो युद्ध भूमि की बात करें तो पानीपत, कुरुक्षेत्र, मेवात या नारनौल। तो यहाँ पर जो है इसमें कुरुक्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर हुआ था धर्म युद्ध, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य में सबसे अधिक गांव वाला जिला इनमें कौन सा है? यमुनानगर, रोहतक, अंबाला या फरीदाबाद। तो सबसे ज़्यादा जो गांव है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा गांव की अगर हम बात करें तो यमुनानगर में है। यमुनानगर में गांव की संख्या कितनी है? 636। सबसे अधिक आबाद गांव वाला जिला रोहतक 143। सर्वाधिक आबादी वाला जिला यमुनानगर है 611। न्यूनतम आबाद गांव वाला जिला फरीदाबाद 149। तो सबसे ज़्यादा जो गांव है ये यमुनानगर में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी में कौन सा है? तो जो ब्लैक फ्रैंकुलिन जो है इसको माना गया है। तो ब्लैक फ्रैंकुलिन हरियाणा का राज्य पक्षी और पशु, या यहाँ पर ये ब्लैक बक हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा को कहा जाता है मंदिरों की, फलों की, गेहूं की टोकरी या पवित्र राज्य। तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को पवित्र राज्य कहा जाता है। और प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? तो बहुधान्यक प्रदेश भी कहते थे, इसके अलावा ब्रह्मर्थ भी कह देते थे इनको। इसके बाद जाता है हरियाणा का जो राज्य पुष्प यहाँ पर कौन सा है? तो कमल का फूल है यहाँ पर राज्य पुष्प। तो इसमें जो हमारा ये सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन चंडीगढ़ के जो वास्तुकार जो है ली कार्बूजर। तो पहले क्वेश्चन आया था कौन थे? तो ली कार्बूजर थे। अब कौन से देश के जहाँ यहाँ पर निवासी थे? तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा। तो कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। इसके बाद हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी या हिंदी। तो कौन सी है यहाँ पर भाषा? तो भाषा की बात करें तो हिंदी जो हमारा इसमें से आंसर हो जाएगा। तो कौन सी है? हिंदी। तो हरियाणा आधिकारिक भाषा जो है अधिनियम जो था 1969, इसके अंतर्गत हरियाणा राज्य की राजभाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है राज्य पशु से। राज्य पशु जो कौन सा है? तो जो काला हिरण है इसको माना गया है, ऑप्शन बी वाला। राज्य पक्षी ब्लैक जो फ्रैंकलिन है, काला तितर। पशु काला हिरण हो जाएगा, ब्लैक बक। खेल की बात करें तो कुश्ती है, वृक्ष की बात करें पीपल है, और फूल की बात करें तो ये कमल है। इसके बाद है हरियाणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है? अब हरियाणा का शाब्दिक अर्थ बगीचा का राज्य, बगीचा राज्य,
भगवान का वास, भगवान का अपना देश या 5 जिलों की भूमि। तो क्या कहा गया है, भगवान का वास हरियाणा, भगवान का आना तो इसी के नाम पर पड़ा था हरियाणा। तो इसका मतलब है हरियाण्य मतलब भगवान कृष्ण का जंगल, या हरियाण का मतलब है भगवान शिव का घर, या हरित अरण्य हरा भरा वन। सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का जो प्रयोग है विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में हुआ था। तो भगवान का वास, भगवान का आना इसी के नाम पर पड़ा है हरियाणा। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर आपके इंग्लिश ग्रामर जो है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके बाद फिर हमारे जो आपके इंग्लिश ग्रामर वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो समानार्थक जो है पर्यायवाची इसी के जैसा सेम तो वो बताना है। तो आई वॉज कम्प्लीटली मेजरमाइज्ड बाय द परफॉर्मेंस, तो मैं प्रदर्शन से पूरी तरह से मुग्ध हो गया था, मतलब काम बढ़िया कर रहा था। तो मैं प्रदर्शन से पूरी तरह से मुग्ध हो गया था। तो इरिटेड हो जा उसको क्या देते हैं, चिढ़ने को। अनोइड जाए क्या देते हैं, परेशान होने को। बोर्ड क्या देते हैं, उबने को। और फैसिनेटेड ये क्या देते हैं, आकर्षित होने को। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब कौन से वाला बनेगा, तो सही जवाब यहाँ पर ये वाला होगा। फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना। तो मैं प्रदर्शन से पूरी तरह से मुग्ध हो गया था, मतलब फैसिनेटेड हो गया था, आकर्षित हो गया था। तो यहाँ पर जो है इसमें जो सी आंसर जो है ये वाला फिर इसका हो जाएगा। तो ये वाले जो है इसमें सही रहेगा। तो मेजर ये जो है मेजरमाइड, इसका जो यहाँ पर ये बताना था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडिया। तो यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, इजी डू इट आराम से करो, यूज टू टेल सम वन टू डू समथिंग रेयरली, वायलेंटली, स्लोली एंड केयरफुली या हॉटली। तो ये कह देते हैं रेयरली मतलब किसी को कुछ दुर्लभ रूप से करने के लिए कहना, और सेकंड वायलेंटली कह देते हैं किसी को कुछ हिंसक रूप से करने के लिए कहना। स्लोली एंड केयरफुली ये कह देते हैं उसको किसी को मतलब धीरे और सावधानी से करने के लिए कहना। हॉरिडली ये कह देते हैं किसी को कुछ भयानक रूप से करने के लिए कहना, भयानक रूप से। तो इजी डू इट आराम से करो। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो यही हो जाएगा इसमें, क्योंकि आराम से करो का मतलब तो यही होता है, धीरे और आराम से करो। तो किसी को कुछ भी धीरे और सावधान से करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर क्या इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो बताना है। जो कैंडिड जो होता है, कैंडिड कह देते हैं उसको स्पष्टवादी को, या जो निष्कपट होता है। टेंडर का मतलब जो यहाँ पर कोमल से लिया गया है। गुलनेस का मतलब निष्कपट से है। डिसहोनेस्ट ये बेईमान जो होता है उसको कह देते हैं। और इररिलेवेंट ये प्रासंगिक जो होता है उसको कह देते हैं। तो कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी या निष्कपट। तो इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना था। तो स्पष्टवादी का जो उल्टा जब हम बनाएंगे इसका, तो कौन से वाला ठीक इसका रहेगा, तो डिसहोनेस्ट हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका, डिसहोनेस्ट मतलब बेईमान। तो निष्कपट और बेईमान। इसके बाद है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम ए नेसेसिटी इफ वन डिजायर एक्सेलेंट पॉइंट। तो उत्कृष्ट परिणाम चाहने वाले के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक आवश्यकता बन गई है। उत्कृष्ट परिणाम चाहने वाले के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक आवश्यकता बन गई है। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता क्या देते हैं, एक्सेलेंट ये उत्कृष्ट जो अच्छा काम करता है उसको क्या देते हैं, एक्सेलेंट। एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक हो गया, और टेक्नोलॉजी मतलब ये प्रौद्योगिकी हो गया। तो यहाँ पर उत्कृष्ट परिणाम चाहने वाले के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक आवश्यकता बन गई है। तो कौन से वाला इसमें सही रहेगा, इनकरेक्टली है एक। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला जो है
ये वाला, इसी में गलती है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए था, NECESSITY, NECESSITY, तो ये जो है NECESSITY, NECESSITY, तो ये वाला इसका रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, तो ठीक था यहाँ पर, इसमें ये नहीं था, इसी कारण गलती थी, क्योंकि यहाँ पर ठीक हो गया इसमें, वैसे तो फिर कोई भी नहीं है इसमें, तो इसमें थी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडिया। तो यहाँ पर भी दोबारा से मुहावरे लोकोक्ति आ जाते हैं। कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट अपनाना या लागत कम करना, उसको भी कह देते हैं, या शॉर्टकट अपनाना उसको भी कह देते हैं कट कॉर्नर्स। तो इसका मतलब कंप्लीट वर्क, अपना काम पूरा करना। डू समथिंग इन एन एक्सपेंसिव एंड ईजी वे, किसी काम को सस्ते और आसान तरीके से करना। फाइंड ए स्टेबल प्लेस, एक उपयुक्त स्थान खोजना, या क्लियर ए स्पेस, एक खाली जगह देखना। तो कट कॉर्नर्स का मतलब क्या है, शॉर्टकट अपनाना। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बन जाएगा, ये वाला, डू समथिंग इन एक्सपेंसिव एंड ईजी वे, किसी काम को सस्ते और आसान तरीके से करना, तो उसको कह देते हैं कट कॉर्नर। शॉर्टकट अपनाना या लागत कम करना या किसी काम को सस्ते और आसान तरीके से करना, डू समथिंग इन एक्सपेंसिव एंड ईजी वे। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द एरर इन द फ्लोइंग सेंटेंस। बर द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। तो बर एफिल टावर से शहर का दृश्य अद्भुत है, अमेजिंग है और अद्भुत है। तो अमेजिंग का मतलब अद्भुत हो गया, फ्रॉम से व्यू दृश्य, और बर, ये बर को ही कह देते हैं। तो यहाँ पर देखें तो कौन से वाला होगा इसमें, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी वाला रहेगा इसमें, ये वाला बर, गलती वाला, BR वाला। क्योंकि वाक्य को अगर हम देखें तो शुरुआत में बर दिया गया है, मतलब इसमें आदि कह सकते हैं आप, इंटरजेक्शन, जो अचानक ठंड या सनसनी व्यक्त करता है। तो व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नहीं है, लेकिन वाक्य का जो पूर्वार्ध संरचना को देखें तो थोड़ा अजीब सा भी लगता है, तो बर जाए यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाते हैं यहाँ पर, ये तो ए थिंग फिट टू ईट, खाने योग्य वस्तु, ए थिंग फिट टू ईट, इसका मतलब है एक वस्तु जो खाने में फिट बैठती हो, मतलब खाने योग्य वस्तु। ईडिबल, खाद्य को क्या देते हैं, जैसे आप जो जोमेटो उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया है, ईडिबल रख दिया है उन्होंने अपना नाम। तो ईडिबल खाद्य। अनप्लेटेबल, ये उसको क्या देते हैं, अस्वादिष्ट को। अनईटेबल, ये अखाद्य हो गया, और टॉक्सिस जाइए विषालय को क्या देते हैं। तो ए थिंग फिट टू ईट, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो खाने योग्य वस्तु हो उसके ऊपर क्या कहेंगे हम, खाद्य, तो यही कहेंगे। तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा, ईडिबल, खाने योग्य। इसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन वर्ड। तो यहाँ पर भी सेम वही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए पर्सन हु डिसीव्स अदर बाय प्रीटेंडिंग टू बी समवन एल्स। एक व्यक्ति जो किसी और होने का नाटक करके दूसरों को धोखा देता है, एक व्यक्ति जो किसी और होने का नाटक करके दूसरों को धोखा देता है। तो ए पर्सन हु डिसीव्स अदर बाय प्रीटेंडिंग टू बी समवन।
तो अनरिकॉग्नाइजेबल ये कहेंगे उसको, पहचान वाले को, पहचाननीय। फ्रॉड ये धोखेबाज जो होता है, धोखाधड़ी, उसको क्या देते हैं? इम्पोस्टर ये बहरूपिया जो होता है उसको क्या देते हैं? इम्पोस्टर। इनएसेसिबल ये उसको क्या देते हैं? अगम्य। तो ए पर्सन हु डिसीव अदर बाय प्रीटेंडिंग टू बी समवन एल्स। तो एक व्यक्ति जो किसी और होने का नाटक करके दूसरों को धोखा देता है, या दूसरे को धोखा देने वाले से समझ सकते हैं। तो इम्पोस्टर उसको कहा जाएगा, मतलब बहरूपिया। तो यही हो जाएगा इसमें, बहरूपिया, जालसाज भी कह देते हैं कई बार। इसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा आ जाता है यहाँ पर। अब जैसे रिलुकेंट दिया गया है, ये क्या देते हैं उसको? अनिच्छुक को। इसका विलोम उल्टा बताना है। अब इसका जब हम विपरीतार्थक बनाएंगे तो डिस्परेट ये उसको क्या देते हैं? बेताब होने को। ओबिडेंट ये क्या देते हैं? आज्ञाकारी होने को। और एंथुसियास्टिक क्या देते हैं उसको? उत्सुक होने को। और ब्यूटीफुल होता है सुंदर। तो जब हम इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा बनाएंगे तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो यही हो जाएगा सी वाला, एंथुसियास्टिक मतलब उत्सुक या उत्साही क्या देते हैं। और इसको संकोची भी क्या देते हैं? रिलुकेंट को संकोची या अनिच्छुक। इसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। तो सही बताना है इसमें। इफ इट हैड नॉट रेन दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम। अगर बारिश नहीं होती तो वे कार्यक्रम को स्थगित नहीं करते। अगर बारिश नहीं होती तो वे कार्यक्रमों को स्थगित नहीं करते। तो कौन सा हो सकता है? वुड बी पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित कर दिए जाएंगे। नो सब्स्टिट्यूशन कोई इसमें आवश्यकता नहीं है किसकी भी। वुड नॉट हैव पोस्टपोन स्थगित नहीं करते। वुड नॉट पोस्टपोन व्याकरण की दृष्टि से गलती है। तो कौन सा ठीक रहेगा इसमें? अब ठीक की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी को ही माना गया है, वुड नॉट हैव पोस्टपोन। तो वुड नॉट हैव पोस्टपोन, वुड नॉट हैव पोस्टपोन। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसमें माना गया है, स्थगित नहीं करते। अगर बारिश नहीं होती तो कार्यक्रम को स्थगित नहीं करते। वुड नॉट पोस्टपोन की जगह आ जाएगा वुड नॉट हैव पोस्टपोन, क्योंकि जो वाक्य है ये भूतकाल जो है उसको दिखाता है। तो वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द वर्कर्स रिसीव ए सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड। श्रमिकों के प्रदान की गई सेवा के लिए एक राशि मिली थी। श्रमिकों को उनकी प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक राशि मिली। रिक्रूटमेंट ये भर्ती जो होती है उसको क्या देते हैं? रेम्बरेंस ये क्या देते हैं? समन करने को। और रेम्यूनरेशन ये क्या देते हैं? परिश्रमिक को। और रिजर्वेशन ये क्या देते हैं? कार्यकलाप को। तो यहाँ पर जो है इसका द वर्कर रिसीव ए सम फॉर दी सर्विसेज दे रेंडर। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो सी वाला हो जाएगा इसमें, रेम्यूनरेशन मतलब परिश्रमिक। श्रमिकों को उनकी प्रदान की गई सेवाओं के लिए राशि मिली, तो परिश्रमिक हो जाएगा उनके। ए सम फॉर दी सर्विस दे रेंडर, तो परिश्रमिक उसको कहा जाएगा, क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने बताना था। उन्होंने काम किया था तब जाके पैसे मिले, मतलब परिश्रमिक किया, उन्होंने काम किया। इसके बाद है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव ए स्पेलिंग एरर। नॉट हैव ए स्पेलिंग एरर।
तो वो वाक्य बताना जिसमें कोई गलती नहीं है। अब गलती नहीं है वो कौन से वाला है इसमें। तो यहाँ पर देखें तो वैसे तो ऑप्शन जो है ये सी वाला हो जाएगा, इसमें इसको माना गया। मैनी फ्रेंड्स एंड मेमोरिस्ट हैव डिस्क्राइब द ऑथर इन डिटेल्स बट दे आर नो फोटोज ऑफ द ऑथर अवेलेबल टू द प्रेस। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो व्याकरण की दृष्टि से एक गलत है यहाँ पर। तो देखें तो हैविंग नोन दैट द ट्रेन वाज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रन फास्टली टू कैच इट। यह जानकर कि ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पर थी, वे उसे पकड़ने के लिए तेजी से दौड़े। तो दे रन फास्टली, वे तेजी से दौड़े। हैविंग नोन दैट, ये जानकर कि द ट्रेन वाज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन पहले से प्लेटफॉर्म पर थी, या टू कैच इट, उसे पकड़ने के लिए। तो गलती है भाई एक में। अब कौन से में है यहाँ पर, तो इसी में ही है, दे रन फास्टली, दे रन फास्टली। तो यहाँ पर इसी में है द रन फास्टली, क्योंकि दे रन फास्टली जो क्रिया है, ये रन मतलब दौड़ को संशोधित करने के लिए क्रिया विशेषण फास्ट का उपयोग किया जाता है, न कि फास्टली का। तो दे रन फास्ट होना चाहिए था, दे रन फास्ट, दे रन फास्ट ये होना चाहिए था, ये फास्टली गलत हो गया। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द मूवीज प्लॉट वाज प्रिडिक्टेबल विद द क्लिचेस ट्विस्ट एंड टर्न्स। फिल्म की कहानी अनुमान लगाने योग्य थी, जिसमें घिसे पीटे मोड़ और बदलाव थे। तो अनडिवेटेड, ये उसको कह देते हैं अविचलित को। एविडेंट, ये स्पष्ट को कह देते हैं। अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित थी, या इनफ्लिशियस, ये अशुभ थी। तो द मूवीज प्लॉट वाज प्रिडिक्टेबल, तो फिल्म की कहानी अनुमान लगाने योग्य थी, जिससे घिसे पिटे मोड़ और बदलाव थे। तो ऑप्शन जो इसका देखें तो सी जो है यहाँ पर इसका ठीक रहेगा, अनएक्सपेक्टेड थी। अनएक्सेप्टेड जो है ये अनअपेक्षित जो होती है, अप्रत्याशित अनअपेक्षित, तो उससे है इसका मतलब, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल जो है इसका मतलब है अनुमान लगाया जा सके। और इसका जब हम विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो बनाते हैं वो अनएक्सपेक्टेड बनता है, जिसका अनुमान न लगाया जा सके। मतलब वो कहानी जो ऐसी थी कि जिसमें अनुमान ही लगाया जा सकता था, क्योंकि इसमें इतने घिसे पिटे मोड़ और बदलाव थे, पता ही नहीं था कि उसमें हो क्या रहा है। इसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। फॉल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश। बदबू आएगी अगर भोजन क्या है, ताज़ा नहीं हो। तो सही बात है, अगर बासी भोजन होगा तो बदबू तो आएगी ही। तो फॉल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश, अगर ताज़ा भोजन नहीं होगा तो उसमें क्या है, बदबू आएगी। ब्रिटल जो है ये कड़वे को कहते हैं, ब्रिटल जो भंगुर जो होता है कुछ समय के लिए, उसको कह देते हैं। और क्रिस्पी कुरकुरे को कह देते हैं स्टेल बासी को। और ऑर्डरलेस ये कह देते हैं गंधहीन को। तो बदबू आएगी अगर भोजन ताज़ा नहीं होगा, तो मतलब बासी होगा, उसको कि बासी को क्या कहेंगे, स्टेल। तो स्टेल जो है यहाँ पे इसका ठीक हमारा रहेगा, स्टेल मतलब बासी। बासी भोजन होगा तो उसमें से क्या है, दुर्गंध आएगी। इसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। कैपेबल ऑफ बीइंग डन। कैपेबल ऑफ बीइंग डन का मतलब है किए जाने योग्य है, जो किए जाने योग्य हो। सुटेबल उपयुक्त। फेसिबल ये संभव को कह देते हैं। प्रैक्टिकल
व्यवहारिक को कह देते हैं, यूजफुल उपयोगी कह देते हैं। तो कैपेबल ऑफ बीइंग डन, किए जाने योग्य को क्या कहेंगे हम, क्योंकि इसको अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, फेसिबल, संभव, अगर कोई काम संभव होगा तो वो हो जाएगा फेसिबल। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बाय हुम आ गया यहाँ पर, वर यू इंजर्ड, बाय हुम किस में चेंज होता है, हु में, हु को बाय हुम में चेंज किया जाता है। तो इस आधार पर देखिए तो कौन सा हो सकता है, तुम्हें किसके द्वारा चोट पहुंचाई गई, बाय हुम वर यू इंजर्ड, इस तुम्हें किसके द्वारा चोट पहुंचाई गई। तो हु वाज इंजर्ड यू या हु इंजर्ड यू, कौन सा ठीक रहेगा इसमें। तो ठीक की बात करें तो यही रहेगा इसमें, हु इंजर्ड यू क्वेश्चन मार्क। तो हु को हम बाय हु में चेंज कर देंगे और वर यू इंजर्ड, तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो ऐसे हो जाएगा फिर ये हु का बाय हु में, वर यू इंजर्ड, बाय होम वर यू इंजर्ड, तो ऐसे हो जाएगा इसका चेंज के लिए। इसके बाद आ जाता है विपरीतार्थक विलोम उल्टा दोबारा से। द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम ए क्रोनिक डिसीज, अब रोगी जाओ एक जो पुरानी बीमारी है उससे पीड़ित था। अब कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन कह देते हैं सामान्य को, यूनिवर्सल सार्वभौमिक को कह देते हैं यूजुअल, ये कहते हैं आमतौर पर होने वाला, और मिल्ड मतलब हल्का। तो द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम ए क्रोनिक डिसीज, रोगी एक पुरानी बीमारी से पीड़ित था। तो क्रोनिक डिसीज मतलब ये पुरानी जो बीमारी उससे पीड़ित था। तो यहाँ पर देखिए तो इसके लिए कौन सा ठीक रहेगा, विपरीतार्थक विलोम उल्टा। अब इसके लिए जब हम उल्टा विपरीतार्थक देखेंगे तो ऑप्शन डी वाला इसमें होगा, मतलब मिल्ड उसको कहा जाएगा, मिल्ड का मतलब है हल्का। तो क्रोनिक का मतलब क्या है, क्रोनिक का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला या लगातार रहने वाला। तो इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा होगा मिल्ड, मतलब हल्का या फिर सौम्य। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। तो यहाँ पर भी विलोम उल्टा ही है। मैनी पीपल फॉट टू अबॉलिश स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, कई लोगों ने गृह युद्ध के दौरान दासत्व को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। मैनी पीपल फॉट टू अबॉलिश स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर, तो कई लोगों ने गृह युद्ध के दौरान दासत्व को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब किल का मतलब होता है मारना, टर्मिनेट समाप्त करना, इस्टाब्लिश स्थापित करना, और डैमेज ये नुकसान पहुंचाना। तो कई लोगों ने गृह युद्ध के दौरान दासत्व को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो कौन सा होगा इसमें ठीक, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, इस्टाब्लिश करना मतलब स्थापित करना। अबोलिश का मतलब क्या होता है, अबोलिश, तो अबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना या जड़ से उखाड़ फेंकना, और इसका विलोम जब बनाएंगे इस्टाब्लिश, स्थापित करना, नष्ट करना, उखाड़ फेंकना। तो अबोलिश मतलब उखाड़ फेंकना और इस्टाब्लिश मतलब स्थापित करना। इसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसके बाद आ जाता है एक्टिव वॉइस। वर द प्लांट्स बीइंग ग्राफ्टेड बाय द गार्डनर, क्या पौधों को माली के द्वारा ग्राफ्ट किया जा रहा था। वर द प्लांट्स बीइंग ग्राफ्टेड बाय द गार्डनर्स, क्वेश्चन मार्क भी है, क्या पौधों को माली के द्वारा ग्राफ्ट किया जा रहा था। तो कौन सा बनेगा इसमें, वाज या फिर वर, कौन सा वाला ठीक रहेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ही ठीक रहेगा, ये वाला, वाज से शुरू हो जाएगा। वाज यहाँ से थर्ड ऐसे होता है 1 2 3, तो थर्ड वाला पहले आ जाएगा। वाज द गार्डनर ग्राफ्टिंग, क्योंकि बीइंग है
तो was the gardener grafting the plants, तो इस प्रकार से इसका एक्टिव हो गए was the gardener grafting the plants, या फिर ये वाला आ जाए तो इसका ऐसे चेंज हो जाएगा was the gardener grafting the plants, इसका जब हम चेंज करें क्या बनेगा, तो were the plants ing है तो being में चेंज होता है, तो were the plants being थर्ड फॉर्म grafted by the gardener, तो कोई सा भी आ जाए दोनों ही तरीके आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में फिर हमारे यहाँ पर जो मैथ रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो इस गति से 8 बुनकरों के द्वारा 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती हैं, तो 4, 8, 12, 16, तो इनकी संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम क्या जो फार्मूला जो है उसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए जो सूत्र रहेगा M1 D1 और H1 बटे में W1 बराबर में M2 D2 H2 और बटे में W21। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कैसे होगा, 4 गुणा में 4 और बटे में 4 बराबर में 8 गुणा में 8 और बटे में x, तो x बराबर यहाँ पर कितना आएगा, तो x बराबर जो यहाँ पर 16 आ जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद एक छावनी में 250 सिपाहियों के लिए 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन था। 25 दिन के पश्चात छावनी में 100 सिपाही चले गए, तो शेष भोजन जो कितने दिन चलेगा, तो कितने दिन तक ये भोजन चलेगा, तो यहाँ पर भी हम S1 D1 बराबर में S2 और D2 इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 250 गुणा में 35 बराबर में 150 गुणा में x, तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 250 माइनस में 100 150 और 60 माइनस में 25 35, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर जो इसमें आ जाएगा 175 और बटे में 3, तो आ जाएगा 58 सही 1/3। तो जो यहाँ पर ऑप्शन जो ये ए वाला है इसमें दिया गया है 58 से 1/3 दिन। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, 10 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, इसी कार्य को 15 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती है। 10 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर इस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कार्य को पूरा होने में लगा समय तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा में 12 बटे में 15 जमा में 12, तो कितना हो जाएगा 180 बटे में 27, तो जो आएगा आपका 20 बटे में 3 और कितना होगा 6 सही 3 6 18, तो 6 सही 2/3, तो ये निकल के आएगा जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, सी इस कार्य को पूरा करने में उतना समय लेता है जितने ए व बी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में लेते हैं। तो बी व सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो कितने दिन में ये पूरा करेंगे। तो इसके लिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना है इनका अनुपात, तो ये रहेगा 8:6:14, तो जो आपका निकल के आएगा 4 3 और 7, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा में 6 और बराबर में 10 गुणा में x, तो x बराबर जो है कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 12 बटे में 5,
जो निकल के आएगा 2 सही 2/5, जो ऑप्शन ए जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर घंटे की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है, तुरंत वहां से 20 किलोमीटर घंटे की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर की हो तो औसत चाल जो है आपने यहाँ पर बतलानी है। तो औसत चाल इसकी कितनी होगी? तो चाल के लिए हम यहाँ पर जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। चाल का सूत्र कौन सा है? दूरी बटे में 4 वाला। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल चाल, तो ये हो जाएगी 60 प्लस में 60 और 60 प्लस में 60 और इसे भाग करेंगे 60/30 और प्लस में 60/20 से, तो इससे जा हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 120 गुणा में 1/5, जो आपका आएगा 24, 10 5 चौके 20, तो 24 जो आपके निकल के आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है, एक ही दूरी तय करने के लिए जा रहे दो व्यक्ति एक्स वाई की चालों का अनुपात है 3:4। मंजिल तक पहुँचने में एक्स वाई से 30 मिनट अधिक लेता है, तो एक्स द्वारा लिया गया जो समय है वो आपने बताना है। तो समय की बात करें तो समय का अनुपात कितना है? यहाँ पर यह है 4:3, तो ये हो जाएगा आपका 1:30, तो 30, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 120, यह जाएगा आपका 2 घंटे, तो 2 घंटे जो है निकल के आएगा। नेक्स्ट है, 3 नल ABC इकट्ठे खोल दिए जाने पर एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। तीनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तो 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद A तथा B शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं, तो केवल C इस खाली टंकी को कितने समय में भरेगा? तो कितने समय में भरेगा ये? तो इसके लिए A प्लस में B और C, तो ये हो जाएगा 9 और 6 और 2, जो आएगा आपका 4:3। तो कैसा है? 9 माइनस में 6 3 और 6 माइनस में 2 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये आया है, तो इस प्रकार से आया है। तो C का नल समय कितना लगेगा? C का तो हो जाएगा 7 गुणा में 6/3, जो कितना होगा? 14 घंटे, जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद आ जाता है, 2 नल A तथा B एक खाली टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल C भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहली खाली टंकी में A तथा B खुले रहते हैं तथा 5 मिनट बाद C को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो समय जो है यहाँ पर बताना है कितना इसमें समय लगेगा। तो इसमें क्या होगा, हम टंकी x मिनट में खाली हो जाती है, तो इसके लिए हम x प्लस में 5/12 और प्लस में x प्लस में 5/15 करेंगे और माइनस x/6, तो बराबर 0। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x 25 प्लस में 4x प्लस में 20 माइनस 10x/60 बराबर में 0। तो कितना आ जाएगा? तो x बराबर जाए निकल के कितना आएगा? 45 मिनट, 45 मिनट जाए निकल के आएगा। इसके बाद आ जाता है, दिलीप, राम तथा अंबर ने क्रम से 2700, 8100 और 7200 लगाकर व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में राम ने 3600 का लाभ पाया, तो राम का कुल लाभ जो आपने बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? A का लाभ अनुपात B का लाभ अनुपात C का लाभ। तो इसी प्रकार से
हम ए की पूंजी, बी की पूंजी और सी की पूंजी करेंगे। तो कौन कौन थे यहाँ पर? ये थे दिलीप, राम और अमन। तो कितनी कितनी थी इनकी राशि? 2700, 8100 और 7200। तो कितना अनुपात होगा? 3, 9 और 8। तो राम का जो कुल लाभ है, कुल लाभ कितना होगा? तो 3, 9 और 8 बटे में 9, जो आपका गुणा में 3600, जो निकल के आएगा 8000 रुपये। तो इतना जो है निकल के आएगा। नेक्स्ट है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 मीटर लंबे किसी पुल को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की जो चाल है वो आपने बतानी है। तो जब व्यक्ति को पार करे तो दूरी थी कितनी होगी? 200 मीटर। और चाल कितनी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 200 बटे में 10 गुणा में 18 बटे में 5। तो कितनी निकल के आएगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतनी जाए निकल के आएगी। नेक्स्ट आ जाता है, एक ट्रेन दिल्ली से 6 बजे सुबह चलती है और आगरा 10 बजे सुबह पहुंचती है। दूसरी ट्रेन आगरा से 8 बजे सुबह चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। यदि दोनों ट्रेन एक साथ सीधी पटरी पर चल रही है तो किस समय दोनों एक दूसरे को मिलेंगी? तो कब मिलेंगे? ये मिलेंगे 8:56 पर। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, एक नाव P से Q तक की दूरी धारा के साथ तय करने में Q से P तक धारा के विरुद्ध तय करने में कुल 4 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर घंटा हो तो P से Q तक की दूरी जो आपने यहाँ पर बतानी है। तो दूरी कितनी होगी? दूरी के लिए हम क्या करेंगे? अभी इस दूरी के लिए तो ये हो जाएगी 4 प्लस में 2 और 4 माइनस में 2 और बटे में हो जाएगा 2 गुणा में 4 और गुणा में 4। तो जो आपका निकल के आएगा 6 किलोमीटर, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, एक नाव ए से बी तथा बी से तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा हो तो ए और बी की दूरी जो आपने बतानी है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही दूरी के लिए हम क्या करेंगे इसमें? तो दूरी के लिए हो जाएगा वैसे ही 9 प्लस में 3 और 9 माइनस में 3 और बटे में हो जाएगा 2 गुणा में 9 और गुणा में 3, जो आपका निकल के आएगा 12 गुणा में 6 गुणा में 3 और बटे में हो जाएगा 2 गुणा में 9, जो निकल के आएगा 12 किलोमीटर, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, दुकानदार ने 10 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के भाव वाले कुछ किलोग्राम चावल में ₹15 प्रति किलोग्राम के भाव वाले दूसरे चावल की कुछ मात्रा मिला दी और मिश्रण को 14 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। यदि इस प्रकार से उसे 5% का लाभ हुआ तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितनी थी? तो ये मात्रा जो आप बतानी है, तो कितनी थी ये? तो इसके लिए भी हम विक्रय मूल्य करेंगे। इसका विक्रय मूल्य तो कितना होगा? ये हो जाएगा 14 गुणा में 100 और बटे में 105, जो कितना निकल के आएगा? 40 बटे में 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहला चावल और दूसरा चावल, तो ये था 10 और कितना आया? 40 बटे 3 और 15, तो ये कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा 30, 40 और 45। तो ये सेम वैसे ही है, ये जैसे हमने पहले वाले उसमें किया था। तो ये आपका 5
अनुपात 10 निकल के आएगा। 5 10 किलोग्राम और 10 और 20 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आएगा ये। तो ये हो जाएगा 20 10 30। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, एक पीपे में 3:1 के अनुपात में शराब और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो इसके लिए हम कौन से मिश्रण का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्रण और यहाँ पर हो जाएगा पानी। तो ये हो जाएगा आपका 3/4, 1/2 और 0/4। तो ऐसे हो जाएगा ये, जो आपका निकल के आएगा 3 2 और 0। तो सेम वैसे ही हो जाएगा ये भी। तो ये आ जाएगा 2:1। तो निकाला गया भाग, फिर भाग कितना होगा? भाग आ जाएगा 1/2 प्लस में 1, मतलब 1/3 भाग, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, राम ने 1200 उधार दिए, 5 साल के बाद उसे 360 ब्याज मिला। तो यहाँ पर दर जा बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये हो जाएगा 360 और बटे में 5, जो आपका निकल के आएगा 72 रुपये, इतना निकल के आएगा। फिर यहाँ पर हम दर निकालेंगे। तो दर के लिए क्या करेंगे? दर प्रतिशत के लिए तो ये हो जाएगा 72 और गुणा में 100 और बटे में 1200। तो जो आपका निकल के आएगा 6%। तो इतनी दर थी जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, 20 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 2 गुना हो जाएगा? तो इसके लिए भी हम दर करेंगे, दर प्रतिशत। तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2 माइनस में 1 गुणा में 100 और बटे में हो जाएगा 20, जो निकल के आएगा 5%। तो कितनी हो जाएगी? 5%। नेक्स्ट है, किसी दर पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज ₹48 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दूसरे वर्ष का ब्याज तो कितना होगा? ये हो जाएगा 48 और प्लस 48 गुणा में 5 बटे में 100। तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 38 प्लस में 3.85, जो हो जाएगा आपका 48 3 51 रुपये और 84, ये 84 आएगा। तो इतना निकल के आएगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये वाला हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, ₹500 के 4% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में जो अंतर है वो आपने बतलाना है। तो इसके लिए अंतर के लिए क्या करेंगे? मूलधन गुणा दर बटे 100 और इस समय 2 है इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 500 गुणा में 4 बटे में 10 और ये है 2 साल प्रतिशत में। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 गुणा में 16 बटे में 100 और 100, जो आपका निकल के आएगा 0.80%, जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाई जानी है। कालीन की जो लंबाई है वो आपने बतलानी है। तो लंबाई के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो लंबाई के लिए हो जाएगा 8 गुणा में 6 बटे में 1.6, जो निकल के आएगा 30 मीटर जाए निकल के आएगा। तो 8 गुणा 6 और बटे में 1.6 मीटर, तो 30 मीटर जाए यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20 15 4 मीटर है।
कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए कितना आएगा ये, तो यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 20 प्लस में 15 गुणा में 4 और बटे में हो जाएगा हाँ बटे में यहाँ पर कुछ नहीं, तो बटे इसकी जो इतनी है तो ये आपका निकल के आएगा 2 गुणा में 20 15 और 4, ये 280 मीटर जो आपका निकल के आ जाएगा, 280 वर्ग मीटर। तो ये वाला। नेक्स्ट है, दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो बताइए उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा और उनके पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर जो है इसमें देखें तो ये आपका जो है ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा 4:9। इसके बाद यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृद्धि जो इसमें कितनी होगी, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 3 गुणा में 10 प्लस में 3 गुणा में 10 गुणा में 10 और बटे में हो जाएगा 100 और प्लस में हो जाएगा 10 गुणा में 10 गुणा में 10 और बटे में हो जाएगा 100 और गुणा में 100, जो आपका निकल के आएगा 30 प्लस में 3 प्लस में 0.1, तो जो हो जाएगा 30 और 3 33.1%। तो इतना जो हो जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साधारण वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है। अब 15 अगस्त 1997 को क्या था, शुक्रवार, तो 15 अगस्त 1998 को इससे एक अगला दिन लगा लो, शुक्रवार शनिवार हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा ये ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है 28 जून 1857 को कौन सा दिन था। तो 28 जून और 1857, तो यहाँ पर जो है जो इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका, तो रविवार जो है इसका निकल के आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।